Morning class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to start a new chapter, the chapter 1, from our 11th class NCRT. The name of the chapter is Constitution Why and How. अब जैसे कि बच्चों चैप्टर का नाम कह रहा है, वो बहुत कुछ क्लियर करने का ट्राई करता है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, what is constitution, and why you have created this constitution. Simply ना, first वर्ड constitution है, दूसरा वर्ड why this constitution, and at the end somewhere we try to understand how this constitution was made. Hope the heading is clear. मैं हमेशा कहता हूँ नेम सेज अ लॉट, क्यों कि सच में बच्चों बहुत कुछ कहता है कि केवल चैप्टर का नाम पढ़ के आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि chapter 1 constitution why and how. That simply means after reading this chapter you will be in a position to answer that this constitution was why this constitution was created. Now अब बार बार मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बार बार मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहली चीज ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये, वो ये देखिए, ये ऐसे लिखा है ऑफ इंडिया। बच्चों क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने एक बुक बनाने का ट्राई किया है और बुक के ऊपर लिखा है। तो सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक बुक है, सबसे पहले फीस बनना है। उसमें क्या है, उसमें बेसिक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं बच्चों। इस बात को समझना है हम लोग को कि बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। क्यों लिखा है आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कारण से आप अपनी कंट्री को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपनी कंट्री को चला सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे डेफिनेशन कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यू विल से अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बुक with some basic rules and regulation which help India to administer their country. Say yes or no? आसान है कि नहीं आसान है? तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें आपने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं जिससे आपकी कंट्री चल रही है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको एक बुक है, तो अगर मैं इस बुक को दो हिस्से में डिवाइड करूं और मैं कह दूं कि ये जो इधर का हिस्सा है वो एक नॉर्मल बुक है, कहते हैं एनसीईआरटी के मान, और इस तरफ का जो हिस्सा है बुक का वो क्या है बच्चों, इस तरफ का जो बुक का हिस्सा है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बुक। समझ आ रहा बच्चों ये? जिस तरीके से अगर आप नॉर्मल बुक को ओपन करेंगे तो आपको पहला पेज मिलता है इंट्रोडक्शन, आपको मिलता है इंट्रोडक्शन। उसी प्रकार से अगर आप मेरी बुक का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा प्रीएम्बल। क्या मिलेगा? ठीक बच्चों, अब इससे कुछ नहीं कहा सकता है कि प्रीएम्बल कहां से अडॉप्ट किया गया है, ये आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया, यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। प्रीएम्बल को हम आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु सेड आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वाज एनके पालकीवाला, है ना? और पढ़ेंगे डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद अगर आप पेज फ्लिप करते हैं, नॉर्मल बुक का, यू फाइंड इंडेक्स इन दिस बुक। सिमिलरली यू फाइंड स्केड्यूल। नाउ जब संविधान बना था तो 8 स्केड्यूल्स थे, 8 थे केवल, और उसके बाद 4 संशोधन हुए हैं, 9, 10, 11, 12, ये बाद में ऐड हुए हैं। दैट मीन्स अभी का करंट नंबर कितना है स्केड्यूल का? 12 है। ये भी हम समझेंगे धीरे धीरे, क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों इंडेक्स आपको मिल गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ कहा इंट्रोडक्शन के बाद इंडेक्स है, लेकिन बच्चों यहाँ समझना मैंने आपको बुक को समझाने के लिए यहाँ कंपेरिजन किया है। स्केड्यूल एक्चुअली इज समवेयर एट द एंड ऑफ द बुक। रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सबसे अंत में है स्केड्यूल, उसे
एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, उसी प्रकार से मेरे बुक में पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं, कितने हैं? 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स हैं बच्चों। उसके बाद इन नॉर्मल बुक आपको अक्षर मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं। इन माय बुक व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड आर्टिकल्स। यू विल फाइंड आर्टिकल्स। जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल्स थे। इस समय 2025 में आपको मिलता है अराउंड 450 प्लस आर्टिकल्स मिल जाते हैं। समझा बच्चों? नॉर्मल बुक को कोई ऑथर लिखता है ना, उसी प्रकार से मेरी बुक को भी किसी ने लिखा है। तो कोई एक नहीं लिखा है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। नाउ बच्चों, इस बुक को तो आप या तो टाइप कर लेते हो या तो अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा लेते हो, है ना, ये होता है। लेकिन जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हाथों से लिखा गया है। और जिस व्यक्ति ने लिखा है, उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय चाहता। बच्चों, अब कुछ बुक में बच्चों 20 लिखते हैं, कुछ बुक में 20 लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो दिस वॉज अबाउट माई कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों समझ रहा सर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, ये है संविधान। हाँ बच्चों, ये है संविधान। एक बुक है, एक बुक है। अच्छा बच्चों, जब मैं अपने डेफिनेशन दिखाया आपको, तो मैं उसमें एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बुक। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बुक। लो, अब एक नया वर्ड आ गया, लिविंग। लिविंग तो जो चीज जीवित है उसे कहते हैं। आप अपनी बुक को क्यों कह रहे हैं? बच्चों, मैं अपनी बुक को लिविंग बुक इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार से एक लिविंग व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार से मेरी बुक भी अपने आप को परिवर्तित कर सकती है। तो मैंने कहा मेरी बुक में अमेंडमेंट का फीचर है। इस अमेंडमेंट के फीचर के होने की वजह से मेरी बुक लिविंग बुक कहलाती है। एग्जाम्पल देते हैं, रिसेंटली आपने सुना होगा कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो रिवोक कर लिया गया है, हटा दिया गया है। इसका मतलब मेरी बुक ने अपने आप को परिवर्तित किया है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बस देखो ध्यान से, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। रियल बुक है, रियल इमेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दिखता है। और एक व्यक्ति का मैंने नाम लिया था आपके सामने, प्रेम बिहारी नारायण राजा था। ही इज दिस पर्सन, है ना, ये वो व्यक्ति है। और बच्चों ये देखो, इनकी हैंडराइटिंग देखो बच्चों, जरा सा कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है ना। दिल्ली के अ, ये रहने वाले थे, और मैं भूल गया स्कूल का नाम, जिस स्कूल से इनको इनवाइट किया गया और बनाने के लिए। अच्छा, अगर ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों का, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ एनसीईआरटी पे? है ना, स्विच कर सकता हूँ एनसीईआरटी पे। ये प्रेम्बल है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने का ट्राई करिएगा। किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब कर भी चुका हूँ। अगर आप पुरानी वीडियो को देखिए तो फिर आपको ये आई ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, वहां पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको प्रियम्बल को मैंने पूरे डिटेल में 1 घंटे की वीडियो है, एक्सप्लेन किया है कि प्रियम्बल क्या है। नाउ पहला टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट होती है वो ऐसे स्टार्ट होती है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन? चलो आंसर करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि बच्चों सब बताया था मैंने, सम बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स which give what minimum coordination among the member of the society। आप सबको पता है बच्चों, किसी समाज को रन करना है, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों ये बुक वो कोऑर्डिनेशन देने का ट्राई करता है, ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, जिस कारण से आपका समाज एक स्मूथ तरीके से चल पाए, कियोस ना हो आपके समाज में। तो पहला फंक्शन यही है कि टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow for minimum coordination among the society member. This is first function. What is the second function? बच्चों, मेरी बुक स्पेसिफाई करती है किसके पास कितनी पावर रहेगी, है ना। एट द सेम टाइम सरकारें बनेंगी कैसे, इट डिसाइड हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। बच्चों मैंने पावर तो दिया,
लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं दिया। और थर्ड फंक्शन यही है कि जो पावर दिया है उस पर लिमिट भी लगाता है मेरा संविधान। कैसे लिमिट लगाता है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका चैप्टर 2 भी है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट को रोकता है कि आप क्या क्या लोगों से छीन नहीं सकते, है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, द फोर्थ फंक्शन इज व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट, or you can say allow the government to do what, to create a society full of justice, at the same time to fulfill the aspiration of the society. Aspiration here is the goal of the society, whatever they ask for example this basic need of roti kapra and makan, तो सरकार को वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हो गए फोर, क्या, फोर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यू कैन से, कोई पूछे आपसे why we need Indian constitution and why we need a constitution, you can say number one, because my constitution provides some basic rules which help in coordination with society. Second, it specify power, that which sector will have what amount of power, executive will do what, judiciary will do what, legislature क्या करेगा, ये सारी चीजें बताता है। एट द सेम टाइम पावर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके, समझ आ रहा है। तो पावर स्पेसिफाई करता है, और किसी को इतनी ताकत भी नहीं दी कि आप सरकार ही गिरा दो, ऐसे करके नहीं करता है भारत। फोर्थ पॉइंट इज एट द सेम टाइम इट अलाउज योर गवर्नमेंट टू डू वट एवर रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, है ना। एट द सेम टाइम देयर शुड बी जस्टिस इन सोसाइटी। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन डू मोर, your constitution is trying to give certain identity to people, let us try to understand this also। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आप की कंट्री में, जैसा इंडिया ले ले, कॉन्स्टिट्यूशन है, और तो आपको एक आइडेंटिटी देता है जिसे हम कहते हैं सिटीजन। क्योंकि आप हमेशा से एक फ्री कंट्री में बॉर्न हुए हैं, तो शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंस कम समझ में आए, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। क्यों कह रहा हूं, अगर आपके पास ये आइडेंटिटी नहीं होती तो आप कंट्री में रहते कैसे, कंट्री के प्रिविलेजेस कैसे मिलता आपको, है ना। जैसे कि आपको साफ पानी मिलना ही चाहिए, ये सभी के लिए नहीं है बच्चों, नागरिकों के लिए पहले है। गवर्नमेंट पहले नागरिकों को देखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सुना हो रिफ्यूजी कैंप्स के बारे में, जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए सरकार बाउंड नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा मर्सी दे देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों, अगर आपके पास ये आइडेंटिटी है तो आप अधिकार से मांग सकते हैं, ये अंतर है बच्चों। उसके बाद बहुत सी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देता है मेरा संविधान, है ना। बहुत सारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देता है मेरा संविधान। वो क्या है बच्चों, इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार देता है, वोट करने का अधिकार देता है, किसी प्रकार का एसोसिएशन ओपन करने का अधिकार देता है। समझ नहीं आप बच्चों, इवन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो आप बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ये भी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मॉरल ग्राउंड, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करने की बात करता है, मॉरल आइडेंटिटीज की बात करता है। बच्चों मेरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का एथनिक आइडेंटिटी देने की बात नहीं करता है ना। एथनिक वर्ड क्या होता है कि आप किसी तरह की पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रैक्टिस करो, कल्चर प्रैक्टिस करो, उस आइडेंटिटी की बात नहीं करता है, उस आइडेंटिटी में प्रिविलेज देने की बात नहीं करता है मेरा संविधान, कुछ कंट्रियों को करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है बच्चों, इसमें क्या समझना है मुझे। आपकी बुक में से कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक्चुअली में जस्टिस करना चाहूंगा इस टॉपिक के साथ। कितनी अथॉरिटी है आपके संविधान की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। वैसे बच्चों इंडिया में सुप्रीम वर्ड से बचते हैं, किसी को भी सुप्रीम नहीं माना गया है। हम बेटर बिलीव करते हैं, चेक एंड बैलेंस पे यकीन करते हैं। इंडिया में नॉर्मली चेक एंड बैलेंस पे यकीन रखते हैं। तो फिर कौन है सुप्रीम, मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे, बिल्कुल गन पॉइंट पे ले आए कि बताओ कौन है सुप्रीम, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन।
हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का सुप्रीम होता है क्योंकि वो ही डिसाइड करता है किसके पास कितनी पावर चाहिए। समझ में आता है। एफिशिएंट है, एफिशिएंट कैसे है? अगर आपकी कंट्री में पीस बना हुआ है, पावर को अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है, तो एक एफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन तक कहेंगे, है ना। जो प्रोमिस आपने किए क्या फुलफिल कर पाए? हाँ कर पाए, चलो ठीक है। तो यही वापस रिपीट करूंगा, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग बुक with some basic rules and regulation which help a country to administer. Say yes or no? अगर ये बात समझ में आती है तो अब मैं समझाना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। कैसे कैसे सर दो हिस्सों में बांटेंगे आप? इसको परिवर्तित अमेंडमेंट करने के हिसाब से मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, है ना। अमेंडमेंट करने के हिसाब से मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कैसी बात हो गई? फ्लेक्सिबल मतलब होता है बच्चों, सर फ्लेक्सिबल बहुत इजीली बेंड हो जाने वाला, यहां क्या कहेंगे? बहुत इजीली चेंज हो जाने वाला। और टू बी वेरी स्पेसिफाइड स्पेसिफिक क्या कहूंगा बच्चों? वो संविधान का हिस्सा जो केवल 50%+1 की मेजॉरिटी से परिवर्तित हो जाए, उन हिस्सों को कहेंगे फ्लेक्सिबल। उन्हें उस हिस्सों कहते हैं फ्लेक्सिबल, या उस संविधान को कहेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाता है। वापस से रिपीट करूं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जो बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा ये समझ आ गया। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे संविधान को कहते हैं जो आसानी से चेंज ना हो, है ना, हार्ड टू चेंज। ओके। और नंबर्स में अगर बात करूं, जिन कॉन्स्टिट्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से चाहिए होती है परिवर्तित होने के लिए, है ना, या तो ये, या तो 2/3 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन अगर चाहिए होता है, तो ये जो संविधान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूएसए का अगर संविधान लें, यूएसए का संविधान लें, देयर मेनी पार्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है परिवर्तन करने के लिए। रिजिड है बच्चों, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का एग्जाम्पल। तो भारत क्या है? भारत इज समवेयर हेयर, हेयर इज भारत, समवेयर इन द मिडिल, समवेयर इन द मिडिल। दैट सिंपली मीन्स हमारे संविधान में फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, हमारे संविधान में रिजिड कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। समझ में आ रहा बच्चों? समझ में आ रहा है? हमारे संविधान में जो हिस्से 50%+हाफ से चेंज होते हैं, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इसे कहते हैं सॉरी, हाँ, इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। और जिन हिस्सों को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है उसे कहते हैं बच्चों स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। वो भी यहां तक बच्चों को समझ में आ रहा हो, है ना। एग्जाम्पल दोनों का ले लें क्या बच्चों? एग्जाम्पल ले लें। अगर आपको किसी स्टेट को अपने में मर्ज करना है, नए टेरिटरी को मर्ज करना है, पार्लियामेंट को ये ताकत देता है, पार्लियामेंट को ये ताकत देता है मेरा संविधान। यूजिंग आर्टिकल 2 आप किसी भी टेरिटरी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को ये करने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर रिजिड की बात करें तो ये आर्टिकल 368 में मेंशन की बात है, ये समझो बच्चों। और रिजिड हिस्से की बात करें, अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन को चेंज करना चाहेंगे, सेंटर की ताकत बढ़ाना चाहें या स्टेट की ताकत कम करना चाहें, ऐसे चीजों के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, रिजिड है। फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन लाना होगा, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। इसमें तो बच्चों 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन। जो मैंने हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन लिखा है बच्चों,
कब पूछोगे आप स्टेट से, कब पूछोगे आप स्टेट से? जब स्टेट का भी कुछ जा रहा होगा, कुछ आ रहा होगा। याद रहेगा बच्चों। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक। अच्छा बच्चों, एक 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 पार्ट मेरा रह गया। उसके बाद बच्चों मैं संविधान को एक बार और डिवाइड करना चाहूंगा, एक और डिवाइड करना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने असेंबल किया है। जैसे कि बच्चों एक वर्ड है रिटर्न, एक वर्ड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन। ये क्या है? हाँ, लिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब कि आपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्री के एक बुक में कंपाइल कर रखा है। इसका मतलब ऐसा संविधान, ऐसा कंट्री कहलाएगा, ऐसा संविधान कहलाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बच्चों जहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वहां बच्चों उसको कहेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें कन्वेंशन भी आता है बच्चों, कि कई बार कुछ प्रथाएं भी आप ऐड करते हैं। बच्चों भारत का संविधान कहलाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का संविधान कहलाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि चीजों को लिखा नहीं गया, लिखा गया है लेकिन डिफरेंट जगहों पे लिखा गया है। अगर ये समझ में आता है तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे कि व्हाट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि बच्चों कि हाउ यू आर स्प्रेडिंग दिस आइडिया of कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई पीपल वर सो मच इंटरेस्टेड कि ठीक है मान ही लेंगे संविधान की बात। जबकि जबकि मैं अगर आपको पास्ट में ले जाऊं तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन तो 1773 से बन रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। जिसे हमने कहा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अगर देखा जाए तो आपको याद आ रहा होगा 1884 की बात याद आ रही होगी, जिसे कहा गया पिट्स, है ना, जिसे कहा गया पिट्स, है ना, पिट्स एक्ट कहा गया। बच्चों पिट्स एक्ट क्या था? बच्चों इसमें अगेन आपने कुछ पावर एलोकेशन स्टार्ट किया था, बंगाल को पावर देने का ट्राई किया था। ऐसे बच्चों चार्टर एक्ट है बच्चों, चार्टर एक्ट ऑफ मान लो मैं बात करूं 1909 की बात करूं, 1919 की बात करूं, 1935 की बात करूं, 1947 की बात करूं, इतने सारे चार्टर एक्ट क्यों नहीं माने आप? जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से बच्चों मोर देन 200 आर्टिकल्स आपने लिए उठाए हैं। तो बच्चों क्योंकि आपको ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट ही नहीं था, भारत के कोई लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो बच्चों ये संविधान लिखा जा रहा है, इसमें जो नाम यूज हो रहे हैं, नाम यूज हो रहा है, नेहरू जी का नाम यूज हो रहा है, अंबेडकर जी का नाम यूज हो रहा है ना, राजकुमारी महारानी एक से अमृत कौर का नाम यूज हो रहा है। ये सब उन समय के नोन फेसेस हैं जिन पर लोगों को विश्वास है बच्चों, जिन्हें लोग फ्रीडम फाइटर की तरह देखा है। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो आपके लिए संविधान लिख रहे हैं। ये एक तरीका हो गया कि वाई पीपल आर ट्रस्टिंग दीज पीपल, है ना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये इस बात को इंश्योर कर रही थी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सोसाइटी से मेंबर आए। पहली बात तो ये। और मान लो कोई छूट गया, कोई छूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी बात नहीं रखी जाएगी। मतलब पूरे भारत को एक साथ लेके चलने का इनका इरादा था। पीपल को, लोगों को बच्चों भरोसा था। ये हमें देख समझना है। उसके बाद बच्चों अगर देखें कि व्हाट वाज इन दिस सेकंड टॉपिक इज द सब्सटेंटिव व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं वापस रिपीट करूंगा, बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों। इसमें इसमें ये लिखा हुआ है, जो प्रोविजंस आप लिख रहे थे, जो रूल्स आप लिख रहे थे, जो प्रोविजंस आप इसमें ऐड कर रहे थे, संविधान में ऐड कर रहे थे, अगर अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता, तो वो सेक्शन सपोर्ट करता, बाकी जो आपकी जो इंडिया है, जो रिमेनिंग इंडिया है, वो सपोर्ट ना करती।
अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन का प्रॉफिट करना चाहा होता, लेकिन जो प्रोविजंस आपने इसमें ऐड किए हैं, जो प्रोविजन आपने इसमें ऐड किए हैं, वो कहीं ना कहीं हर हर तबके की बात कर रहा है, हर सेक्शन की बात कर रहा है। चाहे वो बिजनेस ग्रुप हो जाए, चाहे वो किसान हो जाए, चाहे वो कोई टीचर हो जाए, चाहे क्लास की बात करें, चाहे वो रिलीजन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो जाए, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाए। मतलब आप सभी के बारे में सोच के, इवन जेंडर के बेस पे देखें, चाहे वो वुमेन हो जाए, चाहे वो वुमेन हो जाए, चाहे वो मेन हो जाए, आप सभी को ध्यान में रख के आप उन प्रोविजंस को ऐड कर रहे थे। इसीलिए बच्चों ये संविधान चला। इस पैराग्राफ में से ये समझाया गया है। अब लिखा है बच्चों बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इसमें क्या है बच्चों? क्या मैंने सभी ताकतों को किसी एक इंसान को दे दिया? किसी एक इंसान को दे दिया? नहीं बच्चों, हम इससे बच रहे थे। हम ये सोच रहे थे अगर किसी एक को सभी पावर मैंने दे दी तो ये ना हो कि ब्रिटिशर चले गए और खुद के लोग ही खुद पे रूल कर रहे हैं। तो मैंने दो खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया, दो खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया। एक बनाया ट्राइंगल, एक बनाया ट्राइंगल। और मैंने कहा कुछ ताकतें रहेंगी सेंटर के पास, यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। कुछ ताकतें स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहेंगी, कुछ ताकतें लोकल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी। ये अच्छी बात है, समझा बच्चों? और इसी को कहा गया बच्चों फेडरल स्ट्रक्चर, है ना? फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया बच्चों। अगर ये समझ में आता है तो समझना कि मैंने क्या किया है। अब बहुत ध्यान देना, मैंने क्या किया है। मैंने सेंटर को ताकत दी है। कैसे ताकत दी है? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। समझना बच्चों, अगर कभी आप स्केड्यूल 4 पढ़ेंगे, सॉरी स्केड्यूल 7 पढ़ेंगे, स्केड्यूल 7 में साफ साफ लिखा है देयर आर 97 सब्जेक्ट मैटर्स जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून या रूल पास कर सकता है। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे फैसला ले रहा है तो कैसी इंपॉर्टेंस का होगा बच्चों? नेशनल इंपॉर्टेंस, कंट्री की इंपॉर्टेंस की जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के इंटरेस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उस पर एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। नेशन के इंटरेस्ट में क्या है? डिफेंस हो गया बच्चों, तो डिफेंस रिलेटेड कौन फैसला लेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्टेट का देखो बच्चों, एग्रीकल्चर मान लो ऐसा है ना? तो कौन लेगा? है ना? सब समझ बच्चों? ये भी है एक कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट है, कहीं और बात करेंगे जहां पे दोनों का इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों इसमें क्या है, ये इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिसमें 67 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि बच्चों चेंज होते रहते हैं। ये भी ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल पहले एजुकेशन जो था बच्चों स्टेट लिस्ट में था, अब कॉन्क्रीट लिस्ट में फॉल करता है। लोकल गवर्नमेंट ताकत दी गई बच्चों, लोकल गवर्नमेंट ताकत दी गई 1992 के बाद। लोकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ और ये कंपल्सरी हो गया कि हर स्टेट में लोकल गवर्नमेंट रहेगी, जिसे आप 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ेंगे। समझ आता है? और ना केवल ये बच्चों, ना केवल ये, क्योंकि बच्चों क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। बच्चों ताकत को हॉरिजॉन्टल लेवल पे किया गया है। कैसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके पास बच्चों पावर्स हैं। इनके पास क्या है बच्चों? पावर है। और इसी का बच्चों चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ये मिसयूज ना करे पावर का, ये मिसयूज ना करे पावर का, और ऐसे ही बच्चों आपस में ये लोग काउंटर करते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव कहते किसे हैं? तो पहला समझते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर काम है कानून बनाना, और इसका काम है इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियल काम है उसे इंटरप्रेट करना। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। इसे कहा गया बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, ये पावर एलिमेंट जो है एडिशनल क्या है? एडिशनल ये है बच्चों कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी हैं। जैसे बच्चों कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑडिट करता है पार्लियामेंट के एक्सपेंडिचर। कॉमा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पावर है बच्चों इनके पास, है ना? सीबीआई इज देयर। मतलब दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑल्सो जो कि बच्चों पावर को होल्ड करते हैं। और एक ऐसा अरेंजमेंट हमने स्टैब्लिश किया, ऐसा अरेंजमेंट ऐसा स्टैब्लिश किया किसी के पास इतनी पावर ना हो
कि हमारा कंट्री सफर करे। जैसे पाकिस्तान में देखो बच्चों, है ना, अभी तो बच्चों वॉर चल रही है, इनके साथ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों इतनी ज्यादा ताकत आपने आर्मी को दे दी है कि बार बार वो कूप कर देता है, बार बार वो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को हटा देता है। कई बार गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं चाहती है, तब भी आर्मी वो डिसीजन लेती है, आर्मी से डर के डिसीजन लेना। ऐसा चीजें यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर, लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं है हमारे यहाँ। अगर कोई गलत कानून पास करोगे तो मेरा जुडिशरी आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उस रूल को ही हटा देगा। समझ में नहीं आ रहा है? तो ऐसी तो अरेंजमेंट है हमारी, है ना। कभी समझाऊंगा आपको एक कॉन्सेप्ट जहां मैं समझाता हूँ कि ये वाटर टाइट कंटेनर में नहीं है, वाटर टाइट कंटेनर में नहीं है, इसका मतलब दिस इज लीकेज ऑफ पावर, दिस लीकेज ऑफ पावर। मतलब कई बार ऐसा होता है, एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की तरह रोल प्ले करता है, एक एग्जीक्यूटिव एक जुडिशरी की तरह रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आज की क्लास में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अगर समझ पाना तो कभी पूरा कंप्लीट करूंगा इस टॉपिक को, तो ये बच्चों एडिशन हो जाएगा। बच्चों आपने प्रेसिडेंट को सुना है, प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे है एग्जीक्यूटिव पावर में, आप सब जानते हैं इस बात को, समझना। और बच्चों हमारा संविधान कहता भी है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ही विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो अलग चीज है, बच्चों बाद में बात करेंगे। सारी ताकत है बच्चों, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है सर, है, मान लिया। लेकिन बच्चों एग्जीक्यूटिव होते हुए भी ये लॉ बना सकता है, कैसे? आपने वर्ड सुना होगा ऑर्डिनेंस, आपने वर्ड सुना होगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में क्या होता है बच्चों कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट किसी कानून को ला सकता है। अलग बात है उसे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से पास होना, लेकिन ला तो सकता है ना, समझना। बच्चों जुडिशियल काम है किसी को सजा देना, माफ करना, लेकिन बच्चों आपने सुना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पार्डन, पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूटेशन। सुना बच्चों, नहीं समझ रहे? इन ताकतों का इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकता है। अभी मैं समझा सकता हूं आपको, पार्डन मतलब होता है माफ करना। अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी की फांसी की सजा को रुकवा के उस इंसान को चलता हुआ छोड़ दे कि जाओ आज से तुम गुनहगार नहीं हो, है ना। बाकी रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूटेशन कभी आने वाली क्लास में समझाएंगे आप। इसे कहते हैं बच्चों, देखो, देयर इज लीकेज ऑफ पावर, देयर इज लीकेज ऑफ पावर, है ना। ऐसा लेजिस्लेचर के साथ भी है, यूजीसी के साथ भी है। अगर आप सोच पाना तो कमेंट करना कि बच्चों ऐसा लेजिस्लेचर कब करता है, यूजीसी कब करता है। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? संविधान कैसे बना बच्चों? मैंने अभी आपको समझाया था, पहले उससे पहले एक तो कहानी सुनाऊंगा कि संविधान का आइडिया किसका है बच्चों। संविधान का आइडिया है M.N. राव, M.N. राव। 1934 में ये व्यक्ति इस आइडिया को प्रपोज करता है, लेकिन ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं, लेकिन तब भी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि इनका आइडिया था। बाद में बच्चों कैबिनेट मिशन बनता है, वो बताता है कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर सकते हो, है ना। कैबिनेट मिशन में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर सकते हो, मोरलेस हमने वो आइडिया वहां से लिया भी। 3 मेंबर थे जो ब्रिटिशर्स थे इसके अंदर, और जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया था। चलो ठीक है सर, क्या था आइडिया दिया था? सबसे प्रथम पॉइंट, इन्होंने कहा कि 10 लाख, 10 लाख जहां की आबादी हो वहां के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को आप ले लो, और कहा जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो कम से कम हर वर्गों से हो, हर वर्गों से हो। कैसे? वो होना चाहिए मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए, पहला। वो सिख समुदाय का होना चाहिए, दूसरा। उसके बाद उन्होंने कहा वो बाकी जितने समुदाय रह गए उसे जनरल में इंक्लूड करके आप लेके आइए, आप लेके आइए। ऐसा इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन रखा था बच्चों। और कई सारे प्रिंसली स्टेट थे जहां से राजाएं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करते थे। प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं बच्चों? तो आपने वर्ड सुना होगा पैरामाउंसी। कई सारे राजा रजवाड़े ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था ब्रिटिशर्स के साथ कि आप इंटरनल मैटर आप अपना कर चला सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे सुप्रीमेसी ऑफ द क्राउन, है ना। ये समझना है हम लोगों को। प्रिंसली स्टेट कह सकते हो कि जो ऐसा स्टेट जो राजा या रानी द्वारा चलाया जा रहा हो। आपके लिए अभी के लिए इतना काफी है। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बना संविधान? तो बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कहां से आया बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चों 2 साल
11 महीने 17 दिन मिली है, उसके बाद मिली तो पूरा नहीं बच्चों, मिली एक्चुअली केवल 166 डेज है, लेकिन इतना समय लिए बच्चों, ऐसा नहीं, जब नहीं मिले तब भी काम कर रहे थे, इसलिए कहते हैं इतने। रफली कह सकते हो, रफली कह सकते हो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 साल ले लिए संविधान को बनाने। समझा बच्चों? और अगर आपको ये डेट दूं, 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार हो गया था। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। इसकी कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है, रिपीट नहीं करूंगा, और चैप्टर बढ़ाऊंगा, वीडियो बढ़ाऊंगा बच्चों। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या है सर? समझना बच्चों ध्यान से, है ना, कि सर देवर अराउंड 292 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ये क्या है सर? हाँ, ब्रिटिश इंडिया मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। देयर आर अराउंड 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। समझ में आ गया? ऐड कर दिया, दिस बिकम 385 मेंबर्स। ये भी समझ में आ गया सर हम लोगों को। तो ये क्या दर्शा रहा है? कंपोजिशन। फर्स्ट पैराग्राफ तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सर कंपोजिशन वाज कि ब्रिटिश इंडिया से इतने लोग आए थे और बाद में प्रिंसली स्टेट से भी इतने लोग आए थे, जो कि बच्चों, जो कि पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल 299 मेंबर बचे थे। इतना समझ में आता है बच्चों? उसके बाद समझते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि जेंडर की बेसिस पे, मतलब मेल और फीमेल दोनों थे, दिस इज बिकम ऑल्सो कंपोजिशन। और बताइए सर, थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर भी वहां पर बैठे हुए थे। अच्छा सर, यही समझ में आ गया, मतलब स्टेट बाउंड्रीज की कंपोजिशन भी थी वहां पर, ठीक है, थी। कास्ट कंपोजिशन बच्चों, कास्ट कंपोजिशन एग्जाम्पल बच्चों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी वहां पर प्रेजेंट थे अपने सेक्शन की बात करने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि हम एक लाइन बच्चों पॉलिटिकल साइंस में हमने सीखा है कि जिसकी प्रॉब्लम अगर वही रखे तो बेहतर रखता है, इसीलिए हमने इतनी डाइवर्स कंपोजिशन रखी है। उसके बाद बच्चों एंड करूंगा ये कह के कि जो लोग नहीं थे उनकी भी बातें यहां पर रखी गई हैं, इसीलिए इतना बेहतर संविधान आप लिख पाए। बच्चों, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन? बच्चों, इस समय काल में आप कैसे चीजों को समझ रहे थे? समझना बच्चों, आप क्या करते थे, इसी में से 2 टॉपिक में मर्ज कर दूंगा, प्रोसीजर के में भी देख बताना चाहूंगा तुम्हें इस बात के बारे में कि मान लो कोई टॉपिक है, मान लो कोई ड्राफ्ट है, कोई ड्राफ्ट मान लो है, तो आपने मान लो ये इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी का ड्राफ्ट आपने तैयार किया। आप क्या करोगे? इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लेके आओगे। समझ में आ गया? आप लेके आए हो तो आप चलिए बोलना स्टार्ट करिए बच्चों। मैं चाहता हूं राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए हमारे संविधान में। लोगों ने कहा आए, होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। लेकिन तभी जो लोग यहां आपके सामने बैठे हैं उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कह रहा है मैं अपनी एक विचार रखना चाहूंगा कि जो एक संविधान लिखा जाए वहां पे किसी प्रकार का लोगों को टाइटल ना मिले, कोई किसी को राजकुमारी, राजकुमार, राजा ना कहे। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जब आप किसी को राजकुमारी या राजकुमार कहते हैं तो एक प्राइड सी फीलिंग आती है, ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लाता है आपके समाज में। लोग समझ में आया? बिल्कुल अच्छा आइडिया है। तो हम ऐड करेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो कि हमारा बच्चों आर्टिकल 18 बना बाद में। समझना इस बात को, है ना बच्चों, ध्यान देना। लेकिन फिर दूसरा खड़ा हुआ, कहा ये कैसी बात है, जो लोग डॉक्टर बनते हैं इतनी मुश्किल से उनके नाम क्या हो गए, जो आर्मी में अपने आप को कैप्टन कहते हैं, जनरल कहते हैं, अपने आप को मेजर कहते हैं, उनका अच्छा नहीं भैया, उसे हटा दीजिए ना, उसे हटा दीजिए। मतलब जो एकेडमिक और मिलिट्री सेक्टर में जो आएगा उसको अलाउ करेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों कि डिस्कशन करके देयर इज डेलिब्रेशन। अब
डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, आप बता रहे हैं। उसके बाद इसका जो आउटकम आ रहा है, उसे आप संविधान में लिख रहे हैं, कितनी अच्छी चीज बच्चों, ये देख देख पा रहे हैं आप सामने में, है ना। तो इसी पर नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज दिस प्रोसीजर। अगर हम बात करें बच्चों, प्रोसीजर कैसा है, वो इमेज वापस ले आएंगे, पर ये आप ये समझाना चाहता हूं आपको। प्रोसीजर कैसा है बच्चों, आपने डिफरेंट डिफरेंट मेजर कमिटीज बना दी, 1 2 3 4 5 बना दी, और एक को काम दे दिया, आप बिल को ड्राफ्ट करो, आप मतलब संविधान को ड्राफ्ट करो, आप शेड्यूल कास्ट का देख लो, आप मेन इवेंट्स देख लो, सबको अलग अलग काम दे दिया सभी मेजर को। देर आर माइनर कमिटीज ऑल्सो, देर आर मेजर माइनर कमिटीज ऑल्सो। वो लोग क्या करते हैं, वापस से वही चीज बच्चों, एक वर्ड सुना होगा, स्क्रूटनी करना, एक वर्ड सुना होगा, डिबेट करना, है ना बच्चों। तो जब भी कोई बिल आता था, तो इन कमिटीज के थ्रू, स्क्रूटनी के थ्रू, उसके बाद डिबेट के थ्रू, और लास्ट में उसे पास किया जाता था। ये तरीका था उस समय का, ये तरीका था 1946 का। और ये थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 में डिफरेंस क्या है। अब कोई बिल अगर ड्राफ्ट होता है, सपोज ये बिल है, ड्राफ्ट होता है, तो पहले जाता है ये लोकसभा या राज्यसभा में। सपोज पहले लोकसभा में गया, तो फिर जाता है बच्चों राज्यसभा में, और राज्यसभा मान लो इन्होंने पास कर दिया, तो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे साइन करता है, और ये बिल बन जाता है एक्ट। बच्चों ऐसे पास होता है अभी के समय में। उस समय बच्चों ऐसा नहीं था। उस समय चीजों की स्क्रूटनी, डिबेट चीजों पर होती थी, उसके बाद उसे पास माना जाता था। दिस इज प्रोसीजर। और अगर वापस लेके हम आपके स्क्रीन सामने बच्चों, ये हैं वो 8 मेजर कमिटीज। वीडियो पॉज करके बच्चों अपने नोट्स में से ऐड करना। पहला है बच्चों यूनियन पावर कमेटी। हेड कौन है उसका, चेयरपर्सन कौन है, नेहरू जी थे। नेहरू जी बच्चों यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड थे, ये ध्यान रखना। और नेहरू जी स्टेट कमेटी के भी हेड थे। उसके बाद बच्चों रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर हुम राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी हैं। स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर हैं। और बच्चों एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स, जिसके ऊपर, और माइनॉरिटी ट्राइब्स के बाद बच्चों एक्सक्लूडेड एरिया के ऊपर जो बात करें, जो कमेटी थी, उसके भी बच्चों चेयरपर्सन सरदार पटेल थी। कोई बचा बच्चों, नहीं बचा, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हम बच्चों सपोज करो ये आपके पेरेंट्स है ना। मान लो पापा का कान थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, है ना, थोड़ा सा बड़ा है, और मम्मी कर्ली हेयर्स है, मान लो कर्ली हेयर्स है। तो पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर इनहेरिटेंस में बड़े कान और कर्ली हेयर दोनों आ जाए, मतलब कि ये आपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। वैसे ही इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब क्या बच्चों, कि जब आप 1947 से पहले आंदोलन किया करते थे इक्वालिटी के लिए, पावर के लिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। समझ रहे बच्चों, नहीं समझ रहे, मतलब जिन मुद्दों को लेके आप पहले लड़ाइयां करते थे, तो जब आपको संविधान लिखने का मौका मिलेगा, तो बच्चों आप नहीं लेके आओगे। तो बच्चों उन मुद्दों को संविधान में कहां से स्थान मिला है, वो आइडिया कहां से मिला है, वो सभी चीजें इनहेरिट हुई है कहां से नेशनलिस्ट मूवमेंट से हुई है। पता होगा बच्चों आप लोगों को, हम लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत लाठियां खाई हैं किसी मुद्दे को लेके। तो वो सभी चीजें हमने इनहेरिट की जब हमें संविधान लिखने का मौका मिला, और दिया भी बिल्कुल, है ना। वहां पे इक्वालिटी नहीं थी बच्चों, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो सभी चीजें हमने बाद में ऐड की है। दिस इज अंडर द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस। इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट अभी बच्चों पीछे भी दिखाया था कैसा हमने किया है। तो अभी बताया बच्चों, देयर इज बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर इज देयर। कैसा अरेंजमेंट है बच्चों,
बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। मैंने समझाया था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एक ट्राइंगल समझाया था बच्चों, जिसमें था यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्लस देयर आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर आल्सो देयर। बैलेंस ऑफ पावर, जैसे मैंने कहा था बच्चों, इसे बैलेंस ऑफ पावर कहा था, सब लोग ध्यान देते हैं, गलतियां ना करें, कोई करता है तो दूसरा उसे काउंटर करता है। इस प्रकार का अरेंजमेंट लेके हम लोग करते हैं। इवन बच्चों एनजीओ बहुत सारे अच्छे हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो देयर, स्पेस है बच्चों। उसके बाद एंड ऑफ द टाइम बच्चों, लोगों के पास ताकत है ही, इलेक्शंस में उनको ताकत दिया गया है बच्चों। इसी बच्चों एक ऐड करूंगा, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, जिसमें बच्चों विवाद नहीं हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने अच्छे थे बच्चों, जैसे उनको लगा कि हम ताकत लोगों को दे सकते हैं, उन्होंने लोगों को ताकत दी, है ना। हमारे यहाँ जेंडर के बेसिस पे वोटिंग राइट नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग बिलीव करते थे, अभी तक करते हैं वेस्ट में बच्चों और अरब कंट्रीज में, कि लड़कियों को वोटिंग राइट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहेगा नहीं, ऐसा नहीं, सबको मिलेगा राइट। बच्चों चैप्टर को एंड करूंगा, चैप्टर को एंड करूंगा सोर्सेज बता के। सोर्सेज का क्या आ गया सर, अब ये नया चीज, मतलब हमने संविधान को बोरो किया है डिफरेंट सोर्सेज से, पता है बच्चों, पता है हम लोगों को। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना, कोई आलोचना करे कि आपने कॉपी किया है, आपने कॉपी किया है, कहना नहीं भैया कॉपी नहीं किया है। क्यों नहीं कॉपी किया है? क्योंकि अगर कोई चीज हमने पढ़ी है तो एज इट इज फॉलो नहीं किया है, उसको चेक किया है कि भारत की मिट्टी पे क्या वो फ्लरिश कर पाएगा, क्या वो फ्लरिश कर पाएगा, तब जाके बच्चों मैंने उस बीज को अपने संविधान में लगाया है। ब्रिटिशर से आपने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपने क्या लिया है? एफपीटीपी, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हमने जो अडॉप्ट किया, जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, वो हमने ब्रिटिशर से लिया है। क्या होता है बच्चों ये? मान लो दो व्यक्ति है, एक को मिले 20 वोट, एक को मिले 21 वोट, तो कौन जीत जाएगा? 21 वोट वाला जीत जाएगा। समझना कितना आसान है। उस समय की मेरी प्रजा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने कहां से लिया है? ये भी मैंने ब्रिटिश से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जहां पर नॉमिनल हेड हो, रियल हेड हो, और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल हो अपने लोगों को लेके, अकाउंटेबल हो अपने लोगों को लेके, ऐसे अरेंजमेंट कहते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। कहां से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। क्यों ले लिया ऐसा सिस्टम? नफरत करते थे लेकिन ले लिया सिस्टम उनका, क्योंकि बच्चों अचानक से कोई नया परिवर्तन लाओगे और अपनी कंट्री को चलाने का ट्राई करोगे, टफ होगा बच्चों, टफ होगा ऐसा करना। तो जैसा चल रहा था उसी में थोड़ा बहुत चेंज लाके चलाएं। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून से कैसे चलना है, ये भी हम लोगों ने सीखा। स्पीकर का जो रोल है हमने वहां से लिया। स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है बच्चों। लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर है बच्चों, वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया है बच्चों? फंडामेंटल राइट, एट द सेम टाइम जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएस से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी तो यार प्रियम्बल लिखा नहीं है, तो ये सोचना ऐड कर लो, प्रियम्बल बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लिया है। डीपीएसपी कहां लिखा है बच्चों? डीपीएसपी, डीपीएसपी कहां लिखा है बच्चों? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। कहां से लिया बच्चों लोगों ने? हम लोगों ने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बच्चों फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल में मैंने आपको पढ़ाया था। बच्चों कनाडा से क्या लिया है बच्चों? क्वाजाई फेडरल। ये क्या होता है बच्चों? फेडरल स्ट्रक्चर मतलब होता है बच्चों डिवीजन बिटवीन ऑफ पावर ऑफ बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। हाँ वहां से लिया है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाता है कई जगह पे कि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, तो फेडरल तो नहीं कहेंगे इसे, तो हमने एक वर्ड देख सीखा, कहा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है क्वाजाई, मतलब होता है बच्चों सेमी, सेमी। तो बच्चों सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है बच्चों? कनाडा से लिया है। और रेस्टोरेटिव पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर के पास जाती है, इस तरह की ताकत हमने लिया है, कहां से लिया है? कनाडा से लिया है बच्चों। थोड़ा सा मैंने चैप्टर को जल्दी खत्म करने का ट्राई किया है, होप आपको ये देख के बहुत चीज समझ में आएंगी, है ना। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास, थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर, है ना। और अगर कोई क्वेरी होगी तो अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में, या फिर एक नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप का 9870453398, आप अपने क्वेश्चन यहां पोस्ट करेंगे, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों। और 1 जून से, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
1 जून से 30 जून तक हम लोग CUET की प्रिपरेशन करने वाले हैं, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन सेक्शन दोनों में। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे दे कैन ऑल्सो इन्फॉर्म। ठीक है बच्चों, साथ में यहाँ तक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टेक केयर, स्टे ट्यून।